नमस्कार, मैं सेजल भारद्वाज, नवयुग टीवी देख रहे हैं आप। मेरे साथ अभी सीतापुर से सांसद राजेश वर्मा जी मौजूद हैं। सर, पीएफआई को देश में 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है क्योंकि वो कट्टरपंथियों को दर्शाता था और फंडिंग की बात करें तो आतंकवादी फंडिंग भी वहां से हुआ करती थी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी केंद्र की सरकार ने, गृह मंत्रालय ने समय रहते ये जो एक प्रतिबंध लगाया है, इसकी हम भूर भूर प्रशंसा करते हैं। पूरा देश सराहना कर रहा है। हमारा देश एक बड़ी साजिश से बचा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके पीछे एनआईए बहुत दिन से सर्वे कर रही थी। पूरा सर्वे करने के बाद एक साथ पूरे देश में जो छापे पड़े हैं, बहुत आपत्तिजनक कागजात मिले हैं। इसमें टेरर फंडिंग भी हो रही थी विदेशों से और तमाम आतंकवादी संगठनों का इनसे लगाव था। बड़ा समय रहते निर्णय लिया। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि समय रहते निर्णय हुआ है। लेकिन इसी पीएफआई के जो निर्णय है, बहुत लोगों ने इसे स्वीकार किया है और दूसरी तरफ जो लोग स्वीकार नहीं किए हैं वो ये कह रहे हैं कि जैसे पीएफआई को बंद किया गया है वैसे ही आरएसएस को भी इस देश में बैन लगा देना चाहिए। देखिए, अभी आपको बताऊं मैडम, तमाम चैनल्स आरएसएस के बारे में अपने वक्तव्य दिए हैं कि जब जब इस देश पर संकट आया है, चाहे वो भूकंप रहा हो, चाहे भोपाल त्रासदी रही हो, चाहे वो पाकिस्तान और इंडिया बॉर्डर पर जब हमारे लोग खत्म हो रहे थे, तो आरएसएस ने बढ़ चढ़ कर के आगे योगदान किया है। और जो आरएसएस संगठन है, ये देश का एक बहुत राष्ट्रवादी संगठन है। ये देश के अगेंस्ट या राष्ट्र के अगेंस्ट कोई बात नहीं करता है, ना हिंदू मुस्लिम की बात करता है, समाज को जोड़ने की बात करता है। और ये जो लोग बोल रहे हैं उनके पास तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं है। पीएफआई एक ऐसा संगठन था जिसके ऊपर जो बैन लगा है, ये बैन न लगा होता तो हमारे देश का क्या हालत होता आगे चल के। हम यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद के अलावा और कुछ नहीं कह सकते। इतना ही कह सकते हो, जो विरोधी लोग ये बोल रहे हैं उनका काम है यही बोलना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिन लोगों ने बंद जुबान से इसका विरोध किया है, वो अगर अपनी आत्मा की आवाज़ सुने तो उनका भी मन यही कहता है कि पीएफआई पे जो प्रतिबंध लगा वो सही है। अब हम कांग्रेस की बात करें तो भारत में अब जो राहुल गांधी है वह भारत जोड़ो यात्रा जोरों शोरों से उनकी चल रही है। दूसरी तरफ जब से उनकी यात्रा शुरू हुई है तब से विधायकों ने उनका साथ छोड़ना भी शुरू कर दिया है। तो कांग्रेस को उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा पे? मैडम, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इस पर बहुत ज़्यादा हमको स्टेटमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। बीइंग ए मेंबर पार्लियामेंट हम इतनी ही बात कह सकते हैं कि राहुल गांधी को अंतर्मन से अपनी पार्टी के अंदर सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि एक एक करके आपकी पार्टी टूटती जा रही है, लोग छोड़ते जा रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद चले गए, इतने लोग चले गए, तो इस पर चिंतन करना चाहिए। आप भारत जोड़ रहे हो, यहाँ आपकी अपनी पार्टी टूट रही है। हालांकि उनका अंदरूनी मामला, उस पर हमको बहुत कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उनको चिंतन करना चाहिए। उनकी भारत जोड़ो यात्रा शुरू तो हो गई है और अब पूरे भारत में धीरे धीरे उनकी वो फैलेगी। तो क्या लगता है 2024 के चुनाव में इसका असर कितना देखने को मिल सकता है? अब आपको बताएं, भारत जोड़ो यात्रा वो आज शुरू किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जाकर के एक स्लोगन दिया था, एक संविधान, दो संविधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, उस पर उनका बलिदान हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ट्रेन में बहुत विषम परिस्थितियों में मृत पाए गए। निश्चित रूप से उनकी भी असमय हत्या हुई और ऐसे लोगों ने बलिदान दिया है। उसको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अनुच्छेद 370 हटा करके 35 ये हटा करके देश को एक किया है, राष्ट्र को एक करने का काम किया है। तो राष्ट्र तो हमारा एक है, ये कौन सा भारत जोड़ रहे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो उस पर हम लोग क्या स्टेटमेंट दे सकते हैं? एक राष्ट्र हम लोग किए हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत का हम लोगों ने नारा दिया है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। 2024 में चुनाव आने वाले हैं और नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगातार लगे हुए हैं। हरियाणा में रैली में उन्होंने साफ यह कहा कि वह 2024 के चुनाव में बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। तो क्या लगता है कि वह 2024 में बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी इतना बड़ा नेतृत्व नहीं जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रदेश में हमने उनको 2 बार अपने गठबंधन से उनको सरकार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। अभी उनकी एक बार भी हैसियत नहीं कि अपने बल पर वो बिहार में सरकार बना लें, कहीं लालू के साथ, कहीं बीजेपी के साथ।
और बीजेपी को जो उन्होंने अभी धोखा दिया है 4 साल सरकार चलाने के बाद जो उन्होंने बड़ा सपना देखा है, वो सपना तो झूठा सपना साबित होगा, कहीं कुछ भी नहीं है। और नीतीश जी अभी बिहार में इतनी बड़ी मुंह की 24 हम खाएंगे, प्रधानमंत्री बनना तो बहुत दूर की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी 2024 चुनाव के लिए कितनी ज्यादा तैयार है और कितना आगे निखर के आने वाली है? क्या क्या प्लान है 2024 के चुनाव के लिए? देखिए, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एंकर हैं, आपसे मैं इतना शेयर करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि कोई पार्टी भी कहीं प्रचार प्रसार में है? हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पूरे देश में बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही, हम रोज चुनाव लड़ते हैं। आज भी मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर हम लोगों ने एक सेवा सप्ताह मनाने का काम, एक एक बूथ का कार्यकर्ता अपने संगठन को मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के इस वीक में सेवा सप्ताह का कार्यक्रम का, वो भी संगठन का काम है। तो भारतीय जनता पार्टी 365 दिन अपने संगठन को मजबूत करती, चुनाव लड़ने का काम करती है। बाकी दल जो हैं, जब चुनाव आता है तो मंच संवारते हैं, कहीं मंच टूटता है, कहीं मंच से गिरते हैं लोग। लेकिन हमारी पार्टी तो, अब आप देखिए 2 दिन के लिए प्रधानमंत्री जी गुजरात जा रहे हैं, कल 2 दिन के बाद यशस्वी गृह मंत्री जी आए हैं, गृह मंत्री जी अभी 2, 3, 4 में जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। तो हमारी जनसभाएं चल रही हैं, हम तो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको भरोसे के साथ कहता हूं कि आने वाले चुनाव में 350 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके प्रचंड बहुमत की सरकार लोकसभा में बनाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो देखा आपने, यह तो थी हमारी बातचीत सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा जी के साथ। बाकी की बड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए नवयुग टीवी। धन्यवाद।